नमस्कार दोस्तों, थ्रू द लिटरेरी लेंस में मैं राजेश आसुदानी रकीब मैं विनोद आसुदानी। फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं। और विनोद जी, आज हम चर्चा के लिए क्या लाए हैं? आज हम सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार कमलेश्वर जी की एक कहानी लाए हैं जिसका नाम है बयान। बयान बहुत चर्चित कहानी है उनकी ये, और बहुत ही उम्दा कहानी है। बहुत गहरी लेवल्स पर ये जाती है, ऑपरेट करती है। और हम चाहेंगे कि हम अपने सुनने वालों से, देखने वालों से बांटें कि ये कहानी एक, मैं तो ये कहूँगा, विश्व स्तर की कहानी है। विश्व साहित्य में इसका एक अपना स्थान है। बिल्कुल। और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोनोलॉग, तो इसमें एक ही स्त्री पात्र है और वो अदालत में अपना बयान दे रही है और उस पर आरोप ऐसा है कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है। अब संपूर्ण अदालत का जो मजमुआ है, संपूर्ण कानून जो व्यवस्था है, वो ये चीज़ खोज रही है कि उसके पति ने आत्महत्या क्यों की। कहीं ये उनकी पत्नी तो जिम्मेदार नहीं है, कहीं उनके शादी से पहले जो प्रेम प्रसंग था वो तो जिम्मेदार नहीं है, या जहाँ वो नौकरी करती है जिस स्कूल में, वहाँ के मैनेजर के साथ कोई उसका रिलेशन है, कोई अफेयर है, ये सब चीज़ों, या पति का मित्र है संपादक जी, कहीं उसके साथ तो कोई उसकी गड़बड़ नहीं है। तो पति की नौकरी जाने के बाद ये कामकाज करने कहीं बाहर जाती है, तो कहीं वो तो कोई बात नहीं है। तो कमलेश्वर, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जहां कानून किसी भी क्राइम, किसी भी जो जैसे हत्या है या आत्महत्या है, इसके कारण वो छोटी छोटी बातों में, घटनाओं में खोजने का प्रयास करता है। किंतु बयान कहानी, और स्पेशली इस जो चरित्र का जो कैरेक्टर है इस कहानी में, वो जो बयान देती है उससे परतें खुलती चली जाती हैं। एक तो कानून का खोखलापन सामने आता है। बिल्कुल, पहली बात तो मैं यही कह रहा था कि कानून का जो खोखलापन है, जिस तरह से कानून केवल सतही ढंग से कोशिश करता है कि शब्दों से आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते, वो कहती है, और जिस तरह से किसी भी चीज को करेक्ट करने की कोशिश करता है कि आपका किसी से संबंध तो नहीं था, उससे ये तो नहीं हुआ। तो ये जो जीवन की जो साधारण और सहज बातें हैं, इनको भी कहीं ना कहीं कानून क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे वो बीच में कहती है कि ये तो आदमी और औरत का एक सहज आकर्षण है जो कि हमेशा हर कई बार होता है। इससे में आप और कुछ कोई संबंध और उम्र का भी कोई प्रश्न नहीं होता है। So your innocent interactions with other people are problematized, are criminalized. They are looked upon as if you have committed a grave offense. तो इस प्रकार से कानून जो है वो इंसान के मनोवैज्ञानिक जो हकीकत है, जो साइकोलॉजिकल रियलिटी है, उसको तो ध्यान में रखता ही नहीं है, और इंसान की जो आंतरिक वास्तविकता है, जो इनर रियलिटी है, उसको भी वो ध्यान में नहीं देता। और सबसे बड़ी कानून की जो मुझे लगता है कि जो खामी है, वो समग्र दृष्टि से होलिस्टिक पिक्चर नहीं लेता। और इसको किस खूबसूरती से कमलेश्वर ने यहाँ बयान किया है उस स्त्री पात्र के बयान द्वारा। वो पहले ही कहती है शुरुआत में ही कहानी की कि अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में मुझसे पूछना चाहते हैं, शादी से पहले क्या हुआ, शादी के बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो ये टुकड़ों टुकड़ों में बयान देने से कोई सच्चाई सामने नहीं आएगी, कोई आप कारणों तक नहीं पहुंच पाएंगे उनकी आत्महत्या के। और वो बयान देते देते धीरे धीरे अपने पति के जीवन की मनोवैज्ञानिक दिशा, उसकी आर्थिक दिशा, वो जो एक फोटोग्राफर है तो उसका कला के प्रति जो प्रेम है, इन सारी बातों पर प्रकाश डालते चलती है। और उससे पहले एक चीज मैं ये भी कह दूं कि कानून का खोखला और थोथलापन ऐसे भी इस खूबसूरती से कमलेश्वर ने और सामने लाया है कि जैसे जैसे वो बयान देती है, कुछ शब्द इस्तेमाल करती है, अस्तित्व या इतिहास या परिस्थितियों वश इंसान इतिहासवश अपने और आंतरिक उसकी जो मनोवृत्ति, मनोदशा है जी, तो वो फिर अच्छा, ये इन शब्दों का आप मतलब नहीं समझे तो डिक्शनरी में देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश, मतलब कानून इन शब्दों का अर्थ समझ ही नहीं पाता। The inherent incapacity of law to take into account the inner reality of the person, psychological situation of the person, and historical and the social evolution of the person in the society. तो कानून जो है सिर्फ it is only confined to the letter of the law, कि फलां प्रोविजन में ये लिखा है, फलां आर्टिकल में ये लिखा है, उसके आगे की जो वास्तविकता है, कानून उसके प्रति बिल्कुल भी अंधा है। अगर मैं ऐसा शब्द प्रयोग करूं तो अनुचित न होगा जी। तो वह एक तो समग्रता में नहीं समझ सकता व्यक्ति को, उसकी आंतरिक दशा नहीं समझ सकता, परिस्थिति, इतिहास,
ये सारी चीजें कानून के लिए बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। संपूर्ण बयान सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो उसके पति ने आत्महत्या की है, वो आत्महत्या एक प्रोसेस है, एक घटना नहीं है जी। बल्कि एक प्रक्रिया है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि सुसाइड इज नॉट एन इवेंट बट इट इज द कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस विच हैज बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उनके पति एक फोटोग्राफर है, तस्वीरें खींचना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, सरकारी दफ्तर में वो जॉब करते हैं और उनका ये पैशन है। और वो कहती है कि उन्हें ऐसा लगता था, उनका ऐसा सपना था कि एक न एक दिन बहुत बड़े वो चित्रकार होंगे। और शुरू में उनको उत्साह था, व्यवसाय में उनका उत्साह कायम था। उनको लगता था जो फोटो बांधों के, नई परियोजनाओं के, ये जो फोटो 15 अगस्त के, 26 जनवरी के, सरकारी महकमों के कार्यक्रमों के जो खींचते हैं, ये देश की आज़ादी के बाद की वास्तविकता प्रदर्शित करते हैं। उनको उन्हें लगता गर्व होता था कि समाज की प्रगति मैं दर्शा रहा हूं चित्रों के माध्यम से, किंतु धीरे धीरे उनको संपूर्ण सिस्टम का खोखलापन पता चल गया। ये धोखा है, तस्वीरें धोखा है, ये वास्तविक प्रगति की तस्वीर समाज के सामने नहीं रखती हैं। तो और वो कहते हैं कि मैं थोड़े दिन बाद ये नहीं कह पाऊंगा कि ये तस्वीरें सच बोलती हैं। तस्वीरों में सच्चाई है, तो क्योंकि यहाँ- उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि ये जो है केवल दिखावा है। सरकार भी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी मीडिया कवरेज है, मार्केटिंग है। तो पहले जो आत्महत्या होती है वो उसके पैशन की होती है। वो बड़ा चित्रकार नहीं बन पाता, एक साधारण से दफ्तर में सर्विस करनी पड़ती है वहां, उसके बाद वो भी सर्विस उससे छूट जाती है हाँ। या छुड़ाई जाती है। और वो जिस तरह से होता है विनोद जी, वो जो बयान में बताती हैं, वो भी बड़ा प्रतीकात्मक रूप है उसका भी। खैर वो तो हकीकत तो है ही कि रेगिस्तान जो थर का है वो रोकने के लिए जंगल लगाए गए, उनका फोटो लेने ये गए तो उसमें जंगल आए ही नहीं, केवल सूखे सूखे पेड़ ही आए। लेकिन मंत्री जी ने बयान दे डाला कि हमने जंगल लगा के रेगिस्तान रोक दिया है। अब फोटो और बयान मेल नहीं खाए तो मंत्री जी ने इनको दफा कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सामाजिक तंत्र है या सरकारी तंत्र है, उसमें वास्तविकता बयान करना, सच को सच कहना कितना कठिन है। और जो इंसान एक संवेदनशील है उसके लिए वो आत्महत्या करने जैसा है। वो नौकरी निकालना नहीं था जी। उस समय, उसकी मनोवैज्ञानिक रूप से उसने आत्महत्या कर ली थी, बिल्कुल। बल्कि उसका सिर्फ शरीर ही बाकी जीवित था। वो कहती है कि जब उनको ये पता चला कि वो वही कह सकते हैं जो दूसरे चाहते हैं, मतलब जो राजनीतिक तंत्र चाहता है कि भाई जंगल है तो है, थर रुक गया है तो रुक गया है, तो वो नहीं कह पाए और इससे उसकी नौकरी चली गई। आर्थिक जो दशा थी और भी खराब हो गई। तो आर्थिक रूप से जो व्यक्ति बड़ा परेशान हो तो लगभग उसकी जिंदगी बाकी बचती ही क्या है, क्यों गरीबी से बड़ा कोई शाप है नहीं। और वो व्यक्ति जो एक कलाकार है, जो व्यक्ति एक फोटोग्राफर है, जो दुनिया को सच बताना चाहता है, उसको आप बेरोजगार कर दें, उसके सारे कमाने के दरवाजे आप बंद कर दें, तो ये आत्महत्या तो वहाँ हो ही चुकी थी। और उसके बाद फिर जब विज्ञापन कंपनी में 2-3 साल करने की कोशिश की, उससे भी कुछ हाथ नहीं आया। फिर ये स्त्री खुद नौकरी करने लगी, एक स्कूल में अध्यापिका बन गई, 200 रुपए केवल मिलते, घर घिसट घिसट के चलता था। ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। पर एक बड़ी अच्छी बात इस बीच में, जो बड़ी नाजुक बात कमलेश्वर जी ने कही है, ये जब लोग शक करते हैं अदालत वाले बयान लेते समय कि आपके इतर संबंध रहे होंगे कहीं, उसकी वजह से ऐसा हुआ, वैसा आत्महत्या की, तो ये कहती है कि कृपया आप हमारे अच्छे दिनों को बुरा न बनाएं। वो हमारे अच्छे दिन थे, गरीबी तो थी, मुसीबतें थी, पर हम एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे संतुष्ट रहते थे, कोशिश करते थे किसी तरह घर चला पाए। तो कृपया आप अनायास शक करके और उनको स्मृतियों को भी खराब मत कीजिए। और कानून की ये जो आदत है, सभी चीजों को, सभी व्यक्तियों को शक की निगाह से देखना, ऐसा होता नहीं है। यदि आत्महत्या भी हो जाए, हत्या भी हो जाए, अब सारी चीजों को, सारे संबंधों को, सारे व्यक्तियों को शक की निगाह से देखेंगे और कड़ियां जोड़ते चले जाएंगे, चाहे उसमें कुछ सच्चाई हो या न हो। तो ये बड़ी अजीब सी कानून की बात है। उस पर भी कमलेश्वर जो है, कमलेश्वर जी हैं, कलात्मक ढंग से व्यंग्य करते चलते हैं। और ये जो रेगिस्तानीकरण है ना, जो थर का रोक जाया पाना, नहीं रोका जा पाई, ये मेरे ख्याल से मैं इसको प्रतीकात्मक रूप से भी देखता हूँ कि भाई किसी तरह ये हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, उनका कहीं ना कहीं ह्रास, डेजर्टिफिकेशन, इरोजन होता जा रहा है। और हम बार बार बयान तो देते हैं कि हमने ह्रास रोक लिया है, हम फिर उत्थान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता। और जो सच बयान करता है, जैसे मंटो की बात कह लें, मंटो ने कहा कि मेरा काम इस व्यवस्था को, इस समाज को कपड़े पहनाना नहीं है, पर इसकी नग्नता का बयान करना तो मेरा काम है। तो
इस तरह से और आखिरी जो पड़ाव है इस कहानी का, वो भी एक प्रतीकात्मक रूप से और वैसे ही दोनों चीजें ये बयान करता है। बिल्कुल, वो ये कलाकार है जी। और एक दिन वो अपने पत्नी के कई सारी तस्वीरें लेता है, कई सारे पोजेस लेता है, अधनंगी तस्वीरें भी होती हैं लेता है, उसमें। और दूसरे दिन वो पत्रिका में छप जाती हैं। अब इसको स्कूल अथॉरिटीज बुला करके कहते हैं कि छुट्टी कर देते हैं। छुट्टी कर देते हैं, जिस टीचर की इस प्रकार की तस्वीरें छपे उसको हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते। यहाँ ये पता चलता है कि हमारा समाज जो है उसको कला का कदर नहीं है, कला की एप्रिसिएशन नहीं है, बिकॉज सोसाइटी फेल्स टू अप्रिशिएट द रियल आर्ट। उनके लिए तो सिर्फ मॉरल और इमोरल हो सकती है कोई भी चीज, आर्टिस्टिक नहीं हो सकती, कि उतनी समझ आज भी हमारे समाज में नहीं है। जब ऐसा हो जाता है, जब उसकी पत्नी को सर्विस से निकाला जाता है, तब वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और तब करता है जब वो सुबह को निकलती है नया जॉब ढूंढने के लिए, और उसके पीछे वो आत्महत्या कर लेता है। क्यों? कि वो अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी पैशन पूरी नहीं कर पाया, सिस्टम से वो डिसइल्यूजन्ड हो गया, सरकारी तंत्र से, सामाजिक तंत्र से डिसइल्यूजन्ड, उसकी कला को कोई नहीं समझ पाया, और आर्थिक व्यवस्था तो, आर्थिक हालत तो खराब हो ही गई। तो ये सारे कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, कला का लोगों द्वारा ठुकराया जाना, ये सारे कारण की परिणति होती है उसकी आत्महत्या में। लेकिन कानून तो अंधा भी है और बहरा भी है। कानून तो कुछ देखता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, उसको तो जो सामने लिखा हुआ है बस उतना ही मालूम है, और बिटवीन द लाइंस भी कानून को समझ में नहीं आता। राजेश जी, मैं तो ये कहने की कोशिश करूंगा, बिटवीन द लाइंस कम से कम वो तो समझे कानून वो भी नहीं समझता। तो दिस इज अ वंडरफुल कमेंट्री, अ सटायर ऑन द लीगल सिस्टम। प्रतीकात्मक रूप से, जैसे अपनी पत्नी की अधनंगी तस्वीरें छपाने के लिए मजबूर हो गया ये व्यक्ति आर्थिक कारणों से, तो ये भी कहीं ना कहीं कितनी बड़ी कमेंट्री है हमारे सिस्टम्स पे, हमारी व्यवस्थाओं पे। खुद अपनी पत्नी की अधनंगी तस्वीरें खींच के और छपाने पर वो मजबूर हो गया, और उसके बाद भी बवाल जो उठा, और ये खून के कतरे साहब, आंखों से खून के जिस दिन उसको पता चला, वो रेगिस्तान वाली बात जब हुई, तो जब पता चला कि मैं वही कहने के लिए बाध्य हूं जो दूसरे चाहते हैं, वो कहती है बयान में अपने कि उसी दिन से उनकी आंखों से धीरे धीरे खून टपकना आरंभ हो गया। आप आंसू कह ले, लेकिन वो कहती है कि वो था खून। तो ये प्रतीकात्मक रूप से हम देखें कि किस तरह से धीरे धीरे उनका जो विघटन होता गया अस्तित्व का, तो अस्तित्व धीरे धीरे बिखरता है, और बिखरते बिखरते वो आत्महत्या हो जाती है। कोई करता नहीं है, मैं तो ये कहूँगा साइकोलॉजिकली कि आत्महत्या कोई नहीं करता। वो बिखराव इतना धीरे धीरे होता रहता है, और कब वो आत्महत्या में परिवर्तित हो जाता है शायद उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता। और उनकी जो बेटी है, उसकी जो कमेंट है बहुत ही खूबसूरत है कि अब बोलती है कि पापा की तबीयत ठीक हो गई है, अब वो बिल्कुल आराम से सोए। यानी ये समाज, ये तंत्र, ये सिस्टम तभी इंसान को सुकून देगा जब इंसान की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। और उसकी बेटी का जो डर जाता है, वो ये बताए तबीयत ठीक नहीं है, पहले पूछती है वो कि खून क्यों बहता है आंखों से, एंड इट इज नॉर्मलाइज्ड कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो प्यार करती है चाहे खून टपकता रहे उनसे। तो ये जो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, विनोद जी, हम ये चीजें अगर नॉर्मलाइज कर देते हैं इस तरह से कि हाँ ये तो व्यवस्था ऐसी ही है, तो उनकी वो संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी और वो उसको नॉर्मल समझने लगेंगे। जी बिल्कुल, जो डिफेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर हम नॉर्मल सिस्टम समझने लगेंगे तो शायद वो बहुत ही दुख की घड़ी होगी, दुख का समय होगा। और कमलेश्वर जी के लिए कहेंगे, एक तो कहानी बहुत ही कलात्मक ढंग से लिखी गई। जी बिल्कुल, और जो छोटी छोटी बातें बीच बीच में, और जिस तरह की शैली बयान देने की, बहुत खूबसूरत शैली है, और इतनी खूबसूरत शैली है तो ऐसा लगता है कि इस कहानी को बार बार पढ़ा जाए। इट इज अ पोएटिक प्रोस। जी, पोएटिक प्रोस, बिल्कुल। और आखिरी हिस्से को मैं और एक प्रतीकात्मक रूप से भी देखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिएगा कि जब वो अपनी पत्नी की अधनंगी तस्वीरें छपाने पर मजबूर हो जाता है और उसके बाद ग्लानि का अनुभव करता है और जो बवाल सोशली मचता है, तो अगर मैं मंटो का प्रतीक फिर से यहाँ लाऊं, मंटो ने कहा कि समाज को कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है, पर उसकी नग्नता का चित्रण तो मैं कर ही सकता हूँ। तो ये इस तरह से हम, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो लेखक हो, जब समाज की हम जब बुराइयों का भी वर्णन करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है उस समय कि ये समाज है जिसका हम इस तरह से वर्णन करते हैं। तो इस प्रतीकात्मक रूप से भी अगर लिया जाए तो उसके बाद भी उसको इतनी ग्लानि हुई कि वो जिंदा नहीं रह पाया। और लेखक के लिए मैं और एक बात कहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी सामाजिक व्यवस्थाओं पर लिखते हैं तो उस समय हमारे जो साहित्य है
उसका कलात्मक पक्ष बड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन कमलेश्वर ने कमाल किया है। कमाल। एक तो सामाजिक पहलुओं को लेकर आया है, सोशल इश्यूज को लेकर के आया है, और साथ में कलात्मकता जो कहानी की है वो बिल्कुल बरकरार है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उसकी कला पर पकड़ ढीली पड़ रही है। तो ये कमलेश्वर ने जो कमाल करके दिखाया है बिल्कुल, वो बहुत ही रेयर है, बिल्कुल। बहुत ही रेयर हमको मिलेगा जहां पर कला पक्ष भी इतना मजबूत होगा और वरना वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। प्रोपेगेंडा बन जाता है। देयर इज ऑलवेज अ डेंजर कि भाई बीच में वो कहीं उसे बयान में दिला देता कि भाई कानून ऐसा है वैसा हाँ। है, आप नहीं चाहते हैं ऐसा उन्होंने नहीं। कानून का शब्द का प्रयोग भी हाँ। नहीं किया जी, है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसने मनोविज्ञान का प्रयोग भी नहीं किया मनोविज्ञान है। का भी नहीं प्रयोग किया है, तो कहीं नहीं। तो फिर भी ये कहानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर चलती है। ये कानून पर बड़ा एक कानूनी व्यंग्य है, कानूनी पर- व्यंग्य है, समाज पर व्यंग्य है, और इंसान के एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति है उसकी त्रासदी को इस कलात्मक ढंग से रखना, ये कमाल की बात है। सैकड़ों कहानियां लिखी गई जी। मिडिल क्लास की त्रासदी पर, मध्यम वर्ग की त्रासदी पर, आजादी के बाद कई सारे लेखकों ने लिखी, किंतु कमलेश्वर की तरह कलात्मक ढंग से कहानी प्रस्तुत करना, मुझे तो लगता है कि बड़ा साधुवाद करते हैं हम कमलेश्वर जी को, सलाम करते हैं कि साहित्य को किस ऊंचाइयों तक लेखक लेके गया है। और आखिरी जो वाक्य है इस कहानी का कि फैसला तो कुछ होगा, और कभी भी फैसला एक व्यक्ति के खिलाफ ही होता है। अच्छा, व्यक्ति भी नहीं समझता कानून, वो बोलती है व्यक्ति मतलब अकेला आदमी, जैसे जैसे अकेले मैं मैं। या अकेले आप। यानी यहाँ पर कमलेश्वर जी बताते हैं कि हाउ शी इज डिसइल्यूजन्ड विथ द ऑथेंटिसिटी एंड एफिकेसी ऑफ द लीगल सिस्टम। कहती है कि हमेशा फैसला व्यक्ति के खिलाफ ही होता है। तो ये अकेला व्यक्ति कानून का सामना ही नहीं कर सकता। आप सोचिए, आप कोर्ट में नहीं जा सकते अकेले बिना वकील किए। बड़ा कठिन है, बड़ा पेचीदा मामला है। हाँ। समझ में ही नहीं आता कि कहाँ क्या कहा जाए, कैसे फाइल की जाए। अब मुझे बताइएगा, आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, आपको पता है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कैसे होता है? क्या आप अकेले जाके वहां बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं? नहीं कर सकते। पता ही नहीं है। इतना पेचीदा बना दिया हमने, इतना साधारण आदमी से दूर कर दिया और इतना खर्चीला बना लिया उसको। और दूसरा एक मतलब इसका अकेलेपन का ये भी है कि लॉ इज लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। यस, ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट्स हैं उसके पीछे, पॉलिटिकल हो या फिर जो भी इंटरेस्ट, फाइनेंशियल हो। एक व्यक्ति अकेला खड़ा ही नहीं रह सकता। तो ये, लेकिन सब चीजें फिर से मैं कहूंगा कि कलात्मक ढंग से कही जी, गई। बहुत। कहीं कोई प्रोपागेंडा नहीं है, कहीं कोई आइडियोलॉजी को कमलेश्वर जी यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसलिए पाठकों से निवेदन है कि कहानी पढ़ें, बिल्कुल। आत्मसात करें और सोचें। इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी एंड इट इज और मैं तो साहब ये आर्टिस्टिक कहूंगा, स्टोरी। बिल्कुल विनोद जी, की मेरा एक शेर याद आ गया जी, मुझे वाह 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 वाह, कि साहब जिंदगी का बयान भी सुन लो, क्या बात है। जिंदगी का बयान भी सुन लो, दर्द बेदर्द की ज़बानी है। क्या बात है। बस इसी ये आपके कहेंगे। खूबसूरत शेर के साथ बिल्कुल। आज की चर्चा को विराम देना चाहेंगे। मित्रों, आप बताइएगा जरूर कि आपको ये चर्चाएं कैसी लगती हैं, हमारे डिस्कशंस कैसे लगते हैं। आप थ्रू लिटरेरी लेंस को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के डिस्कशंस नियमित रूप से आप तक पहुंचते रहेंगे, तब तक जब तक कि हम पुनः फिर से कोई साहित्यिक कृति आप तक ले आए। तब तक इंतजार करिएगा और अपने मित्र डॉक्टर विनोद आसुदानी को और मुझे राजेश आसुदानी रकीब को अनुमति दें। दीजिए नमस्कार।